हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका यूपीएससी सी सेट का एक्सपर्ट फैकल्टी और मैं आज से आपको सी सेट में सेक्शन पढ़ाऊंगा आपका रीजनिंग। आज है हमारी रीजनिंग की क्लास। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सभी को मेरे तरफ से आदाब। तो ये है मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है सरजू सरन तिवारी एंड मैं हूँ आपका सी सेट का एक्सपर्ट फैकल्टी। मैंने यूपीएससी और एमपीपीएससी के वेरियस बच्चों को पढ़ाया है और पढ़ाता भी हूँ, और मैं टेस्ट सीरीज़ यूपीएससी के लिए डिज़ाइन करता हूँ। और मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलोंग विद आई हैव 3+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एज अ फैकल्टी ऑफ यूपीएससी। तो सबसे पहली बात यह है कि आज मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। उसके पहले आपको डिटेल एनालिसिस बताऊंगा किस तरीके से रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो यूपीएससी बार बार पूछता है और जो यूपीएससी डिमांड करता है आपसे कि आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं और आप अपना सिलेक्शन श्योर करवाएं। तो सबसे पहले आओ इसमें लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग में क्या क्या है? मिक्स सीरीज आता है, नंबर सीरीज आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, ब्लड रिलेशंस आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनपुट आउटपुट, वेन डाइग्राम, कोडेड इनइक्वालिटीज, अल्फ़ाबेट टेस्ट, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, और ये यहाँ पे नंबर सीरीज। तो ये जो मेन टॉपिक हैं ये आपको मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा विद इन 2 मंथ में। तो ये हमारा 2 मंथ का शेड्यूल रहेगा जिसमें ये सारे टॉपिक हैं और आगे भी मैं बताऊंगा वो भी सारे टॉपिक हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, एनालॉजी, इसके क्लासिफिकेशन, फिर मिक्स सीरीज जिसके क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, नंबर सीरीज भी बहुत बार पूछी जाती है। इस बार क्वेश्चन नंबर सीरीज से 7 से 8 आए थे और ये आपको पता है 2023 का जो हमारा सी सेट का था वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, है ना। तो इसकी राह हमारे साथ आपको आसान करनी करनी है और साथ साथ में मेरी क्लास को डेली अटेंड करके अपना सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और यहीं पे प्रैक्टिस करनी है। अब कुछ मैंने जैसे बताया था कि ये हमारे कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ये सारे रीजनिंग के ही हैं आपके, और इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करवाऊँगा मैं और आपको कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़े रहना है। जिसमें मिसिंग नंबर होता है 2D, पाई चार्ट, बार चार्ट, इस तरीके से क्यूब डाइस, क्लॉक, रीजनिंग, कैलेंडर, डेटा सफिशिएंसी और स्लॉक्स। स्लॉक्स का आपको पता है कि इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है 2023 में, और 2022 में इसके 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। तो इस बार नहीं पूछा था 2023 में, तो ऐसा नहीं है कि हमको 2024 के लिए इसको छोड़ देना है, हमको इसको भी अच्छे से करना है। मेरा मतलब ये है कि हमको कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, हमको सारे टॉपिक को प्रॉपरली सब कुछ कवर करना है। कवर ऑल टॉपिक, ठीक है बच्चों, कवर ऑल टॉपिक। और आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपकी डेली क्लास लूँगा, यहीं पे आपके डाउट्स लूँगा, और सबसे अच्छी चीज़ ये है PYQ भी आपको यहीं पे सॉल्व करवाऊँगा। ये आप देख सकते हैं वेटेज है जो लास्ट 2014 से लेके 23 तक का है। लास्ट बार 2023 में 11 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे और एवरेज से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग का सबसे अच्छा एडवांटेज है कि ये आपको क्या करता है, कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करने का ये मेन टॉपिक है इसके, ठीक है। सिलॉजिज्म है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, कैलेंडर, ये तो करके ही जाना है हर हालत में। ये मैंने आपके लिए स्पेशली इसलिए डाला है बच्चों क्योंकि सही बात है, सी सेट को क्या है बच्चे हल्के में ले लेते हैं, अरे 1-2 साल 1-2 महीने का काम है, मैं इसको प्रिपेयर कर लूँगा, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना। सॉरी बच्चों, यहाँ 5 मंथ है आज से हमारे एग्ज़ाम को, क्या सिर्फ 5 मंथ बचे हैं। 26 मई को हमारा एग्ज़ाम है 2024 को। तो 5 मंथ में कैसे हम अपन सी सेट में मास्टरी करें? तो सबसे पहले तो ये 2 मंथ का जो मैंने ऊपर टारगेट बताया है इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे यूपीएससी ने जो प्रीवियसली आस्क किए हैं। जैसे यूपीएससी में और भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सीडीएस होता है, स्टेट पी, और उसका आपका एनडीए का होता है, और यूपीएससी खुद कंडक्ट कराती है जिसे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कहते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम होता है। इन सभी में जो भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे, तभी तो आपका जो नेक्स्ट ये जो गेट है तभी तो खुलेगा आपके लिए। इसमें लावासना में एंट्री कैसे करोगे, बिना सी सेट के थोड़ी हो पाएगी। तो सी सेट आपको अच्छे से करना पड़ेगा, फिर ये आपके जो दरवाजे हैं पूरे खुल जाएंगे, ठीक है।
अब तो हमारा आज का पहला टॉपिक है रैंकिंग। रैंकिंग को हम आज अच्छे से कॉन्सेप्चुअल बेस पे पढ़ेंगे। और सबसे पहले ये है, जो मेरी क्लास रहेगी उसमें आपको कोई रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और यहीं पे प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद आपको घर पे जाके मैं जो क्वेश्चंस दूंगा उसको आपको अच्छे से लगाना है। तो रैंकिंग में आते हैं। तो रैंकिंग कैसे होती है आपको भी पता है, कॉलेज में, स्कूल्स में आपने क्या रैंक मारी होगी या कोई आपके फ्रेंड ने मारी होगी। तो या तो टॉप से मारी होगी या बॉटम से मारी होगी। जैसे 4 है, एक स्टूडेंट है, कोई कह रहा है वो टॉप से है 10th में नंबर पर, और बॉटम से है वो कितने नंबर पर है, 20th नंबर पर। तो कोई पूछेगा बच्चों कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं आपके, तो कैसे निकालोगे। टॉप से 10th में पे था, बॉटम से 20th पे नंबर पे था। तो ये एस 2 बार आ गया ना बेटा, एक बार 10th वाले ने एस ले लिया, एक बार 20 वाले ने एस ले लिया, तो एक माइनस भी तो करेंगे बच्चों, करेंगे कि नहीं आप बताइए। तो ये 30 माइनस 1 29 हो जाएगा कि नहीं। इसी घड़ी में बेटा जैसे इस तरफ से देख लेते हैं, ये हो गया अपना लेफ्ट, ये हो गया राइट। यहाँ पे किसी ने बोल दिया बेटा लेफ्ट से एक 19 नंबर पर बैठा है और राइट से कितने पे बैठा है, 9 नंबर पे। तो टोटल कितने लोग हैं ये बताइए। तो टोटल है 19 प्लस 9। लेफ्ट वाले ने भी ये को लिया, राइट वाले ने भी ये को लिया, तो -1 कर देंगे। तो 19 और 9 कितना होता है बेटा, 28 होता है, और -1 तो 27। टोटल रो के टोटल रो में जो भी जितने भी लोग बैठे हैं वो आ जाएंगे, तो 27 रो में बैठे हैं। आइए इसको अपन सबसे पहले क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से हमारी सारी क्लैरिटी दूर हो जाएगी। ये क्वेश्चन है अपना, ए रैंक इज 31st फ्रॉम द टॉप। टॉप से क्या है इसकी रैंक, ए की 31st है, और बॉटम से कितनी है, 18th है बच्चों। तो वो कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो 31st कहाँ से थे, टॉप से, और बॉटम से थे कितने, 18 -1। -1 तो पता है ना बच्चों क्यों लिया है, क्योंकि ए को अपन ने 2 बार काउंट कर लिया था। तो आपका आंसर कितना आएगा, 48 -1 47। अब चलते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है आपका, इन अ रो अ पर्सन इन अ पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसमें बैठा है क्या, इसमें क्या बैठा है बेटा, लेफ्ट साइड से क्या है, एक रो है बेटा, तो लेफ्ट साइड से 27 पे था। ठीक है, व्यक्तियों की एक पंक्ति में, पंक्ति की बाईं ओर साकित का स्थान, साकित ये यहाँ पे बैठा है बेटा। तो बाईं ओर से क्या साकित 27वें नंबर पे था, और पंक्ति के दाईं ओर से साकित कितने पे था बेटा, 34। तो कुल छात्रों की संख्या बताओ पंक्ति में, सिंपल सा है बेटा, 34 -1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 61 -1। तो आंसर 60, ए ऑप्शन अपन लगा लेंगे कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं बेटा, समझ में आया कि नहीं। नहीं आया तो ये आपको मैं सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन। 5 पेन है बेटा अपने पास, 5 पेन है, ABCDEF। अब वो कह रहा है जरूरी नहीं है ये एक ही क्रम में हो, ये अलग अलग भी हो सकती हैं। तो अपन ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कंडीशन तो दीजिए। तो एक्चुअली में हमेशा रीजनिंग में याद रखना, क्वेश्चन में ही उसका आंसर होता है। तो बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद उसको लिखते जाना है और कुछ नहीं करना है। तो उसने क्या बोला है, ई और एफ के बीच, केवल ई और एफ के बीच क्या है बेटा, ई और एफ के बीच केवल एच है। तो ठीक है बेटा, एच लिख दिया। अब एफ ई के नीचे है, ठीक है, एफ ई के नीचे है, तो एफ ई के नीचे है, ये भी कंडीशन सही हो गई, ई तो ऊपर ही है ना। जी एफ के ठीक नीचे है, तो जी को ठीक नीचे कर दिया। और डी और एच के बीच 3 स्थान का फर्क है, तो एच के बीच 3 स्थान का फर्क करेंगे तो कैसे होगा बेटा, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे अपन डी कर देंगे। तो ई क्या, डी, डी और एच के बीच, डी और एच के बीच कितने स्थान का फर्क है बताइए बच्चों, डी और एच के बीच कितने स्थान का फर्क है, डी और एच के बीच कितने स्थान का फर्क है, 3 स्थान नीचे है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा बच्चों, इसमें ई और एफ के बीच 2 स्थान का फर्क है, और उसमें कितने स्थान का फर्क है, इधर समझते हैं अपन बच्चों। ठीक है, सबसे पहले क्या कंडीशन, ई और एफ के बीच
केवल H है, तो इसको रख दिया अपन ने बच्चों। ठीक है, F E के नीचे है, तो F जो है वो E के नीचे है। सही है बच्चों। अब उसमें क्या दिया है, G इज जस्ट बिलो टू F, तो G इज जस्ट बिलो टू F कर दिया अपन ने। D इज 3 प्लेस बिलो H, जो D है वो 3 प्लेस है H के। सही है, तो 1 2 और 3। ठीक है, तो E और D के बीच कितने लोग हो गए, तो E और D के बीच कितने हो गए, 3 लोग हो गए हैं बच्चों, H E F। तो अपन ऑप्शन क्या लगा देंगे, 3। और अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिसमें 3 व्यक्ति हैं बेटा, ए बी सी है। तो इसमें क्या है, ए बी सी है। ए, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी जरूरी नहीं है कि एक ही साथ खड़े हैं, तो ठीक है बच्चों, एक साथ नहीं खड़े हैं, तो कैसे खड़े हैं, ए और बी के बीच में क्या है, 4 व्यक्ति हैं। तो ए और बी के बीच में अगर बेटा 4 व्यक्ति हैं, तो बी को यहाँ पे लिख लो और ए को यहाँ पे लिख लो। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं अपन। ठीक है, बी और सी के बीच 7 व्यक्ति हैं, बी और सी के बीच 7 व्यक्ति हैं, तो कैसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिख लिया, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, अगर इससे आंसर नहीं आएगा तो अपन उसको उल्टा कर लेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सी के आगे 11 व्यक्ति। हमेशा याद रखना बेटा, जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो अपन क्या करेंगे, फॉरवर्ड ये लेंगे और बैकवर्ड इस तरीके से लेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, सी के आगे 11 व्यक्ति हैं, तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना कर दिया अपन ने, 9 10 11 हो गया। ए के पीछे 13 व्यक्ति हैं, तो 10 तो 1 2 3 तो ये हो गए और 10 इस साइड होंगे। तो वो कह रहा है कि तो पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या बताइए। पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कैसे आएगी, 10 ये हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ऑप्शन लगा देंगे 22। इसमें कोई दिक्कत आई, एक बार फिर से समझा देते हैं। ए और बी के बीच कितने लोग थे, 4 लोग थे। ए और सी के बीच का कितना फासला था, बी और सी के बीच में कितने लोग थे, 7 लोग थे। वो कह रहा था जो सी, वो ये क्या क्या कह रहा था फिर, सी के आगे 11 व्यक्ति हैं, तो सी के आगे कितने, 11 व्यक्ति थे, तो अपन ने कर दिए थे, यहाँ से आगे ले गए, फॉरवर्ड ये था अपना। सी के आगे कितने थे, 11 व्यक्ति थे। और उसके बाद उसने क्या कहा है बच्चों, ए के पीछे 13 व्यक्ति हैं, तो ए के पीछे 13 मतलब पीछे मतलब बिहाइंड। बिहाइंड कहाँ से लेंगे अपन, इस साइड से। 3 तो ये हो गए थे, 10 और लिख दिए अपन ने, सारों को अपन ने ऐड कर दिया, तो आंसर अपना आ गया 22 और हमको मिल जाते हैं पूरे मार्क्स, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। इसके साथ ही बच्चों हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम लोग मिलते हैं जल्दी, और हमारी कंटिन्यूसली क्लासेस होंगी, आप बने रहिएगा सरजू तिवारी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच। और आप सरजू सर के साथ जुड़ के अपनी रीजनिंग की नहीं, पूरे सी सेट की ही राह आसान करेंगे। मैं आपको काम की चीज़ें बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।